दोस्तों, पिछले एक महीने के दरमियान जो कुछ भी हुआ उसमें एक व्यक्ति ही चारों तरफ से निशाना बनता हुआ नजर आ रहा है और उनका नाम है गृह मंत्री अमित शाह। सवाल यह है कि अमित शाह की ऐसी छवि किसने बनाई? क्या अमित शाह को अपनों ने ही संजय गांधी बना दिया, इमरजेंसी वाला संजय गांधी? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से पिछले 10-12 सालों में अमित शाह की ब्रांडिंग की, जिस ढंग से उनकी छवि को गोदी मीडिया से लेकर तमाम बीजेपी के इकोसिस्टम के लोगों ने अमित शाह को आगे बढ़ाया, क्या वही छवि अब अमित शाह के लिए जी का जंजाल बन गई है? क्योंकि जिस ढंग से जेएनजी के दौर में जंतर मंतर से लेकर बिहार के अंदर और अब झारखंड और दूसरे इलाकों के अंदर गतिविधियां बढ़ी, जिस ढंग से इस देश का नौजवान सत्ता के सामने अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक प्रतिरोध करता हुआ नजर आया, उसके बाद की परिस्थितियों में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नाकाफी साबित होता जा रहा है। उसके बाद की परिस्थितियां यह है कि अब तक अमित शाह संसद में नहीं आए हैं। उसके बाद की परिस्थितियां यह है कि यह देश जेएनजी और समाज का करीब करीब हर तबका लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार से पैलेट गन चलाई उस मामले में अमित शाह का संसद में जवाब चाहता है। जवाब भी किस रूप में चाहता है? उसी रूप में जवाब चाहता है जिस रूप में प्रयागराज से लौटे राहुल गांधी आज पत्रकारों से बात करते हुए नजर आए। जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। That Mr. Amit Shah has to make it clear who authorized the shooting of our youngsters in Delhi. He's Home Minister. Pellet guns were fired. Students were beaten with lathis with nails on them. The question was, Mr. Amit Shah should come clean. Did he order it or did he not order it? If he ordered it, he is guilty of getting our children shot. And if he didn't know about it happening, he's incompetent. Either way, he should go. This was the discussion. राहुल गांधी कह रहे हैं कि क्या हुआ, किसने किया, कैसे किया। इससे बड़ा सवाल यह है कि जो दिल्ली में घटनाएं हुई उसका आदेश किसने दिया। अगर अमित शाह ने दिया तब भी वो दोषी हैं, अगर अमित शाह ने नहीं दिया तो वो इनकम्पिटेंट यानी इस पद के लिए अयोग्य है, तब भी वो दोषी हैं। यानी दोनों तरह से आइदर वे ही शुड गो, ये राहुल गांधी के शब्द हैं। संसद के अंदर अमित शाह को यह बताना होगा कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ अभद्रता और बदसलूकी वाले जो फुटेज आए वो सब करने का आदेश आखिर किसने दिया। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी सदन के अंदर आकर के अमित शाह को बतानी होगी कि आदेश किसका था। अब इस परिस्थिति में सवाल उठता है कि अमित शाह की आखिर वो कौन सी छवि है जो अमित शाह को माफी मांगने से भी रोक रही है, अमित शाह के लिए ही परिस्थितियों को दुश्वार बना रही है, अमित शाह ही हर तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे हैं। ये सवाल बड़ा है। कल अमित शाह संसद में आएंगे, नहीं आएंगे, बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, जिम्मेदारी लेंगे या किसी और को जिम्मेदार ठहराएंगे, ये सवाल कल तक के लिए हम छोड़ देते हैं कि आखिर कल सदन में जो होगा उसकी भविष्यवाणी तो कम से कम हम नहीं कर सकते। सदन में क्या होगा नहीं होगा वो कल तय होगा। लेकिन अमित शाह को लेकर जिस ढंग का नैरेटिव पूरे देश में बनता जा रहा है उसमें यह सवाल अब चारों तरफ से उठने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अमित शाह की बिल्कुल वही छवि बना दी है जो छवि इमरजेंसी के दौर के संजय गांधी की बनी थी। आखिर संजय गांधी जैसी छवि अमित शाह की बनाई किसने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या जानबूझकर बनाई या अनजाने में बना दी? क्योंकि आज की तारीख में जो इस देश की जेएनजी का मिजाज है उससे एक बात तो साफ है कि नरेंद्र मोदी के सामने अब दो विकल्प उभरते हुए नजर आ रहे हैं। या तो वो सरकार को चुने, जेएनजी को चुने या फिर अमित शाह को चुने। और दोनों में से एक चुनने की नौबत जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने के पहले आ रही है तो अमित शाह की दुश्वारियों से ज्यादा नरेंद्र मोदी की परिस्थितियों को समझना लाजमी हो जाता है कि आखिर संसद सत्र के बचे हुए 2.5-3 दिनों के भीतर सत्ता का रुख कैसे इस देश की सियासत को तय करता हुआ नजर आता है। बिल पेश करने सदन में अमित शाह आएंगे नहीं आएंगे उस चर्चा को छोड़ करके अमित शाह की छवि पर ही हम केंद्रित करते हैं कि आखिर वो बनी कैसे है। देखिए, जब अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री, उसके बाद न्यायिक आदेश से उन्हें गुजरात से बाहर जाने को कहा गया, जिसे आमतौर पर विपक्षी दल
तड़ीपार शब्द कह के संबोधित करते हैं कि गुजरात से उन्हें तड़ीपार कर दिया गया। खैर, जो भी हुआ न्यायिक आदेश से हुआ और उसके बाद गुजरात में फिर वो आदेश वापस भी लिया गया। फिर उसके बाद अमित शाह को उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव में लगाया गया और 10 सीटों पर 2 बार से सिमट रही भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अचानक 73 सीटों तक पहुंच गया। 90% सीटें उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली और अमित शाह की मेहनत को खुद उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रेडिट दिया। उन्होंने मैन ऑफ द मैच तक कहा। राजनाथ सिंह जो भाजपा अध्यक्ष थे उन्हें कोच कहा, उन्हें कप्तान कहा और मैन ऑफ द मैच कह दिया अमित शाह को। लेकिन वो मैन ऑफ द मैच क्या अपनी छवि से बाहर नहीं निकल पाया और क्या वही छवि उस पर भारी पड़ रही है? याद रखिए दोस्तों, जब किसी टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने की परिस्थितियां होती है तब शाहिद अफरीदी या वीरेंद्र सहवाग की जरूरत नहीं पड़ती, तब राहुल द्रविड़ या यूनुस खान जैसे बैट्समैन की जरूरत पड़ती है। आज अमित शाह से इस देश का जेएनजी, इस देश का मिजाज बिल्कुल वही टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने वाले बैट्समैन की तरह उनके व्यवहार की उम्मीद कर रहा है। लेकिन जो छवि बनी हुई है उस छवि के दायरे से अमित शाह का निकलना मुश्किल हो रहा है। यूपी के लोकसभा चुनाव का मैंने जिक्र किया, उसके बाद बतौर भाजपा अध्यक्ष जो उनकी भूमिका चुनाव प्रबंधन में थी उसमें बिहार और दिल्ली के 2015 के चुनाव को अगर हम अपवाद मान लें तो ज्यादातर राज्यों में अमित शाह कामयाब हुए, पार्टी को उठा करके नीचे से ऊपर तक लाया। इसके अलावा हद तो तब हो गई जब मध्य प्रदेश हो या कर्नाटक हो, जिस किसी राज्य में ऑपरेशन लोटस के तहत सरकार बनाई गिराई गई, यहां तक कि महाराष्ट्र हो, हर जगह क्रेडिट अमित शाह को भाजपा के लोगों ने दिया। कुछ लोगों ने तो लौह पुरुष चाणक्य और गोदी मीडिया ने तो पता नहीं क्या क्या कहना उन्हें शुरू कर दिया। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हाई हैंडेडनेस के सिवा, जो कड़क मिजाज के सिवा कुछ जानता ही नहीं हो, जिसके दिमाग में थोड़ा भी लचीलापन न हो, इस तरह की छवि अमित शाह के विपक्ष ने नहीं बनाई। इस तरह की छवि भाजपा के इकोसिस्टम और गोदी मीडिया के इकोसिस्टम ने अमित शाह की बनाई। और जब इस तरह की छवि अमित शाह की बन गई, उसके बाद की परिस्थितियां ये बनी है कि अब जब एक लचीले रवैये की उम्मीद की जा रही थी कि यहां चूंकि मामला नौजवानों का है, मामला जेनजी का है, मामला उससे निपटने का है, मामला उन्हें कहीं ना कहीं पेसिफाई करने, संतुष्ट करने का है, फिर वहां अमित शाह की जरूरत क्या नरेंद्र मोदी के लिए बिल्कुल उल्टी होती जा रही है। क्योंकि अमित शाह यदि अपनी छवि से थोड़ा भी पीछे हटते हैं, राहुल गांधी की डिमांड के मुताबिक अगर वो माफी मांगने की स्थिति में आते हैं, अब अगर वो जेएनजी के सामने परिस्थितियों को रखने की स्थिति में आते हैं कि और गोलमोल जवाब देने की स्थिति में आते हैं, तो देश के अंदर उनकी जो छवि बनी है वो छवि और ज्यादा अमित शाह के लिहाज से नकारात्मक छवि का निर्माण करती है। लेकिन अगर अमित शाह और कड़ाई के साथ सदन में सामने आते हैं और वो किसी पर रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं करते, खुद भी जिम्मेदारी नहीं लेते, पैलेट गन किसने चलाई, ये किसी दैवीय कृपा से चल गई या किसी ज्योतिषीय गणना से चल गई या ऊपर से किसी सुपर नेचुरल पावर का आदेश आया उससे कोई पैलेट गन चल गया, इस तरह की गोलमोल बातें करते हुए सत्ता और सत्ता का इकोसिस्टम नजर आता है, तो तय है कि नरेंद्र मोदी सरकार को जेएनजी के आक्रोश का जो अभी ट्रेलर देखना पड़ा है, उसकी पूरी फिल्म अगले 2-2.5 सालों के दरमियान इतने विकराल रूप में सामने आ सकती है जिस रूप में कभी कम से कम मोदी सत्ता ने तो कल्पना नहीं की होगी। तभी मोहन भागवत भी बीच में आए। कांग्रेस पार्टी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर डाले तो उसका बहुत ज्यादा महत्व मौजूदा सियासत के लिहाज से दिखाई नहीं देता। इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि कोई भी पार्टी यदि विपक्ष में है वो वही काम करती जो कांग्रेस कर रही है। जन समस्याओं को, जनता के मुद्दों को लेकर, चाहे छात्रों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, जेएनजी का मुद्दा हो, पेंशन का मुद्दा हो, ओल्ड पेंशन का, कोई भी दूसरा मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा हो, जल जंगल जमीन का मुद्दा हो, रोजगार और अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, हर मुद्दे को जनता के बीच लेकर जाना यह विपक्ष का ही काम होता है। जमीन पर क्या चल रहा है उन मुद्दों से सरकार को अवगत कराना, संसद में काम रोकना, संसद में हंगामा करना, संसद में मुद्दों को रखने के लिए अलग अलग तौर तरीके अपनाना, ये आज ही नहीं बल्कि हर दौर में उस दौर के विपक्ष ने किया है। जब भाजपा विपक्ष में थी तब भाजपा क्या करती थी? बिल्कुल वही काम करती थी जो आज राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो नया नहीं कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता ने
विपक्ष के रूप में तमाम विपक्षी दलों को, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो या डीएमके हो या एनसीपी के लोग हो, शरद पवार गुट के या उद्धव ठाकरे की पार्टी के लोग हो, जिस किसी भी पार्टी के लोग हो, उन्हें इसी काम के लिए जनता ने विपक्ष में बिठाया है। लिहाजा उनकी बातों की चर्चा हम न करके यदि मौजूदा दौर में सत्ता क्या कर रही है उसी की चर्चा करें तो एक बात एकदम साफ दिखती है। किसी भी नुक्कड़ पर आप चले जाएं, चाय पान की दुकान पर चले जाएं, देश के किसी भी हिस्से में, जो अमित शाह सरकार के लिए सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़े एसेट साबित हुआ करते थे, आज मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी गले की हड्डी साबित हो रहे हैं। क्योंकि जनता के भीतर जिस ताकत का सबसे ज्यादा बखान किया गया कि अमित शाह में वो चाणक्य वाला गुण है, वो सरकारें तोड़ देते हैं विपक्ष की, वो सरकारें गिरा सकते हैं, उनके कृपा के बिना ईडी सीबीआई किसी पर रहम नहीं कर सकती, इस तरह की गॉसिप जो गोदी मीडिया ने चलाई और जो जमीन तक पहुंची, जो भाजपा के लोगों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने लोगों के घर घर तक किस्से कहानियों के रूप में बताने का काम किया, उसने असली छवि अमित शाह की खराब की। और चूंकि अब इसके बीच में मामला किसानों का नहीं था, किसान में तो फिर भी अधेड़ उम्र के लोग थे, समझदार लोग थे, एक ज्यादा मैच्योर लोग थे, वो किसान अपनी मांगों को लेकर के जब किसान बिल वापस हो गया दिल्ली के चारों तरफ से चले गए, जबकि उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया, खालिस्तानी मवाली सब कहा गया, भाजपा के इकोसिस्टम के लोगों ने कहा। यह मामला जेएनजी का है और इसका कोई नेता नहीं है, ना तो कॉकरोच जनता पार्टी या कॉकरोच वाले उनके नेता हैं, ना अभिजीत दीपके या सोनम वांगचुक उनके नेता हो सकते हैं, ना राहुल गांधी या अखिलेश यादव उनके नेता हो सकते हैं, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह या उनके इकोसिस्टम से कोई नेता हो जाए जेएनजी का, ये तो कल्पना से परे है। सवाल यह है कि संजय गांधी से आज तुलना करने की नौबत क्यों आ रही है। तुर्कमान गेट वाली घटना सबको याद होगी, किस तरीके से, किस बेरहमी से वहां बुलडोजर चलाए गए थे, किस बेरहमी से वहां लोगों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा था। तुर्कमान गेट वाली घटना आज की तारीख में अगर लुटियंस दिल्ली में जंतर मंतर पर उसकी छोटी झलक पैलेट गन के रूप में दिखाई दे तो स्वाभाविक है कि जनता तुलना की स्थिति में पहुंचती है। और जब जनता तुलना की स्थिति में पहुंचती है, उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम, जहां एक तरफ अमित शाह की छवि को बचाना चाहता है कि अमित शाह कड़क मिजाज के नेता हैं, वो झुक नहीं सकते, वो माफी नहीं मांग सकते, और दूसरी तरफ अमित शाह का पॉलिटिकल करियर भी वो बचाना चाहता है। पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए बड़ी बात यह है कि उन्हें जेएनजी के सामने झुकना होगा। उन्हें या तो खुद पैलेट गन चलाने वाले अपराध बोध से खुद को ग्रसित मानते हुए जिम्मेदारी खुद लेकर के इस्तीफा देना होगा, या फिर किसी न किसी पर, चाहे वो मंत्रालय के कोई अधिकारी हो या उनके राज्य मंत्री हो या दिल्ली पुलिस कमिश्नर हो, किसी न किसी को जिम्मेदारी, उसके लिए जिम्मेदार बताते हुए उनकी कुर्सी की कुर्बानी लेनी होगी। तभी जाकर अमित शाह की राजनीतिक तौर पर थोड़ा बहुत जो साख पर बट्टा लगने की गुंजाइश दिख रही है, उसमें वापसी हो सकती है। संजय गांधी की साख पर भी इमरजेंसी की ज्यादतियों की वजह से, नसबंदी की वजह से, दिल्ली की घटनाओं की वजह से और देश के दूसरे हिस्सों में इमरजेंसी के दरमियान जो घट रहा था, मीडिया हाउसेज की जो बिजलियां काटी जा रही थी, उन सब वजहों से संजय गांधी की छवि खराब हुई थी। लेकिन 1980 आते आते संजय गांधी ने अपनी छवि को बदल लिया था। एक लचीले संजय गांधी सामने आए थे। ये अलग बात है कि वो दीर्घायु नहीं हो सके, कालचक्र की परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन संजय गांधी ने सत्ता जाने के बाद एक बहुत बदले हुए तरीके से खुद को सामने लाया था। और उसी बदले हुए तरीके के बीच में जनता के बीच जब छवि संजय गांधी जैसी बनती जा रही है, तो अमित शाह से जनता भी उसी तरह की उम्मीद कर रही है। क्योंकि जहां तक जेएनजी का मिजाज है, जेन अल्फा का मिजाज है, जो जिस तरह के नारे लगाने वाले बच्चे और बच्चियां वहां दिखाई दे रहे थे, अगर उस पीढ़ी की बात करें तो मैं अपने दर्शकों से ही पूछना चाहता हूं, आप अपने अपने घर में जेएनजी को देखें, जेन अल्फा को देखें, उसके मिजाज को देखें। एक तो वो बहुत ही तेज तर्रार और ब्रिलियंट पीढ़ी है, उसकी प्रतिभा पर कहीं से शक नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रतिभा अपने साथ साथ एक हठ भी लाती है, प्रतिभा अपने साथ साथ एक जिद्दी मिजाज भी लेकर आती है, और प्रतिभा अपने साथ साथ एक तरह का कन्विक्शन और कमिटमेंट भी लेकर आती है, जो इस जेएनजी के साथ आया है। अगर आप अपने घर में जाकर के देखें, हम सब अपने घर में देखें जेएनजी और जेन अल्फा को, एक नया मोबाइल फोन नए फीचर वाला सामने आता है और किसी जेएनजी ने अगर कह दिया या जेन अल्फा ने कह दिया उसे चाहिए,
तो घर के अंदर चाहे आर्थिक हालात कैसे भी हों, वो मोबाइल फोन या वो गैजेट्स या वो दूसरी सुविधाएं उसे तत्काल दिलवाना मौजूदा दौर में हर घर की कहानी है कि उनकी मजबूरी बन गई है। साफ साफ कहने का मतलब यही है कि वो जेनजी जिनके सामने उनके घर वाले नतमस्तक हो रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी और भारतीय जनता पार्टी का चुनावी हिंदुत्व या मोहन भागवत जिस तरह से मक्खन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो ज्यादा देशभक्त हैं, उनकी बातें सुननी चाहिए, तो इन सब चिकनी चुपड़ी बातों से इस देश का जेनजी मान जाएगा, वो खुश हो जाएगा। ये कल्पना तो कम से कम आज के दौर में मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस देश के जेनजी के बीच में रहता हूं और जेनजी के लोगों की बातों को, उनके मिजाज को, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को, सबको देख रहा हूं। तो इस परिस्थिति में सवाल यह है कि एक तरफ जेनजी का कड़कपन, तो दूसरी तरफ अमित शाह की छवि की जो ब्रांडिंग हुई है वो छवि, इन दोनों के बीच में जब सवाल इमेज की टकराहट का हो, जब व्यक्तित्व की टकराहट का हो, जब मिजाज की टकराहट का दिखाई दे रहा हो, तो रास्ता तो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों को निकालना होगा। रही बात विपक्ष की, रही बात इस देश की जनता की, तो जनता के भीतर जो छवि बन गई उससे निकाला नहीं जा सकता। जनता के बीच अगर छवि बन गई कि परिस्थितियां कैसी भी हो, एक क्रिकेटर का नाम था ऑस्ट्रेलिया में, हम लोग जब बचपन में मैच देखते थे, माइकल बेवन, कैसी भी परिस्थिति हो, ये आदमी जब तक विकेट पर है, ये आदमी टिक गया तो मैच निकाल के ही ले जाएगा। वो छवि अगर उनकी बनी हुई है और वो छवि अगर टेस्ट मैच में फेल हो रही है, तो माइकल बेवन की जगह टेस्ट मैच में नहीं बनी। आज वही स्थिति अमित शाह के सामने आ गई है कि जिस छवि के सहारे मिलेनियल्स को वो छवि अच्छी लगती थी, मिलेनियल्स को कहीं ना कहीं एक तानाशाही वाली प्रवृत्ति, एक कड़क मिजाज वाले नेतृत्व के भीतर एक आज्ञा पालक समाज का हिस्सा बनने में मिलेनियल्स के, जेनेक्स के बड़े तबके को बहुत मजा आता था। वो ठीक उलट हो जाता है जेनजी और जेन अल्फा के बीच जाकर। वो किसी डिक्टेटरशिप में, वो किसी आज्ञा पालक समाज में, ओबीडियंट सोसाइटी में तब्दील होने के लिए तैयार नहीं है। और लोकतंत्र की मांग भी यही होती है कि जनता को आज्ञा पालक समाज में तब्दील ना कर नागरिक समाज में तब्दील किया जाए। नागरिक शब्द की परिभाषा जेनजी तक कितनी पहुंची है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जेनजी ने इस देश में अपने से पहले वाली पीढ़ी को नागरिकता और सिविल सोसाइटी की परिभाषा का बोध जरूर करा दिया है। ये बोध सत्ता के लोगों को कब, किस रूप में और कितना हो पाता है, यही तो देखा जाना है। कल अमित शाह संसद में आते हैं नहीं आते हैं, आज तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ कि अमित शाह जवाब देंगे, लेकिन सदन के अंदर परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनसे जिन मुद्दों, जिन बिंदुओं पर विपक्ष जवाब चाहता था, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें प्रवचन नहीं सुनना, हमें भाषण नहीं सुनना, वो साफ बताएं कि किसने आदेश दिया, कौन जिम्मेदार है गोली चलाने का, पैलेट गन चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है। इन सब बातों का जवाब अगर अमित शाह कल देने की स्थिति में आते हैं, तो 15 अगस्त के ठीक पहले जब पगड़ी पहनकर लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं या पहुंचने वाले हैं, उसके ठीक पहले अगर सत्ता झुके हुए कंधे के साथ जाती है, तो 36 साल पुरानी वो तस्वीर भी याद आ जाती है जब उस दौर में जेनजी तो नाम नहीं था, लेकिन जेनजी की तरह के ही नौजवान थे, मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद एक बेहद तनावपूर्ण माहौल में विश्वनाथ प्रताप सिंह लाल किले की प्राचीर तक गए थे। वो आखिरी लाल किले का भाषण उनका साबित हुआ था। तो क्या परिस्थितियां उसी दिशा में जा रही है? 1976 की 75-76 के दरमियान इमरजेंसी में जिस तरह की ज्यादतियां हुई, संजय गांधी की जो छवि बनी, उसके बाद 76 भी इंदिरा गांधी के लिए कम से कम उस कार्यकाल में आखिरी लाल किले का भाषण जरूर साबित हुआ। सत्ता के लिए, सत्ता के इकोसिस्टम के लिए अमित शाह अपरिहार्य है, जरूरी है, नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है, लेकिन इस देश के जेनजी के बीच अपनी छवि बनाने के लिए अमित शाह से मुक्ति पाने जैसी परिस्थितियां अगर इस देश के अंदर सत्ता के इकोसिस्टम द्वारा बनाए गए माहौल से ही पैदा होती जा रही है, तो विपक्ष तो उस पर राजनीतिक रोटी सेकेगा ही। हर दौर में विपक्ष यही काम करता रहा है, हर विपक्ष, कोई भी पार्टी ये काम करती रही है। लिहाजा राहुल गांधी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाए या अभिजीत दिपके को जिम्मेदार माना जाए या किसी और विपक्षी दल को जिम्मेदार माना जाए, कम से कम ये लोकतांत्रिक परिपाटी नहीं है। लोकतांत्रिक परिपाटी सदन के भीतर जिम्मेदारी लेने की है। लोकतांत्रिक परिपाटी सदन के भीतर सवाल जवाब की परिस्थितियों में सत्ता को जवाब देने पर मजबूर करने की रही है।
वरना इस देश की लोकतांत्रिक रवायत तो ये रही है कि चीफ जस्टिस की जन्म तिथि पर सवाल उठाने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कानून मंत्री राम जेठमलानी का इस्तीफा मांग लिया था। सूट बदलकर जनता के बीच आने के कारण, प्रेस के बीच दिन भर में 2 बार 3 बार सूट बदलकर आने के कारण मनमोहन सिंह ने अपने मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री शिवराज पाटिल का इस्तीफा मांग लिया था। और रामगोपाल वर्मा के साथ ताज होटल में दिख जाने के कारण, 26/11 वाली घटना के दरमियान दिख जाने के कारण मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का इस्तीफा ले लिया गया था। यह लोकतांत्रिक परिवेश और लोकतांत्रिक परिपाटी है। और इस परिपाटी वाले दौर में सत्ता अमित शाह को यदि बचाना चाहती है तो कहीं ना कहीं ये अमित शाह के राजनीतिक करियर को और ज्यादा मुश्किल में डालने की परिस्थितियों को जरूर पैदा कर रही है। और कभी कभी ऐसा होता है, अपने लोग, अपना इकोसिस्टम और अपने समर्थक ही और उनका समर्थन ही जी का जंजाल बन जाए। यही अमित शाह के साथ तो नहीं हो रहा है। तो आज मैं अपने दर्शकों के लिए यही सवाल छोड़ता हूं कि क्या वाकई इमरजेंसी के संजय गांधी जैसी छवि आज के अमित शाह की बना दी गई है? इसी सवाल पर आज आपको छोड़ता हूं। नमस्कार।